नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने आधुनिक भारत के प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को पूरी तरह से आकार दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री प्रणब मुखर्जी की। इनका 50 साल का जो लंबा और शानदार करियर रहा है ना, उसने भारत की अर्थव्यवस्था को तो संभाला ही, साथ ही राष्ट्र निर्माण में एक ऐसी नींव रखी जिसे हम आज भी महसूस कर सकते हैं। हमारी आज की चर्चा मुख्य रूप से उनके द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों और खासकर बैंकिंग क्षेत्र में उनकी ऐतिहासिक पहलों पर केंद्रित रहेगी। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम एक राजनेता के रूप में उनका परिचय देखेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे वो भारतीय बैंकिंग के निर्माता बने। उसके बाद राष्ट्रीय सुधारों के उनके नेतृत्व, उनके वैश्विक राजनयिक और विद्वान स्वरूप पर चर्चा करेंगे और आखिर में बात करेंगे उनकी स्थायी विरासत की। तो चलिए बिना देरी किए गहराई से समझते हैं कि कैसे उन्होंने भारत के वित्तीय ढांचे और राष्ट्रीय सुधारों को अपने दूरदर्शी विजन से बदल कर रख दिया। भाग 1, एक राजनेता का परिचय और उनकी 5 दशक की लंबी यात्रा। अब देखिए, इन बड़े राष्ट्रीय सुधारों के पीछे के दिमाग को समझने के लिए हमें पहले उनकी असाधारण जर्नी को देखना होगा। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव मिराटी से लेकर भारत के 13वें राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर सच में अभूतपूर्व है। माता पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जाहिर है राष्ट्र सेवा का जज्बा तो उन्हें विरासत में ही मिला था। और ये टाइमलाइन शानदार ढंग से दर्शाती है कि उनका राजनीतिक ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर गया। 1969 में राज्यसभा के जरिए संसद में एंट्री ली। इंदिरा गांधी जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रतिभा इतनी निखरी कि कुछ ही सालों में 1982 में वो पहली बार वित्त मंत्री बन गए। मतलब ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। फिर 2004 से वो दौर शुरू हुआ जहां उन्होंने प्रमुख राष्ट्रीय सुधारों को लीड किया और 2012 में देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद संभाला। ये उनके असीम धैर्य और समर्पण का एक बहुत ही स्पष्ट प्रमाण है। भाग 2, भारतीय बैंकिंग के निर्माता और नींव का निर्माण। अब हम उनके करियर के उस हिस्से की ओर मुड़ते हैं जिसने 1970 और 80 के दशक में भारत के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को एक नई दिशा दी। शासन में उनका जो अनुभव था ना, वो बिल्कुल बेजोड़ था और उन्होंने इसका सीधा इस्तेमाल जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया। आइए 1970 और 80 के दशक में स्थापित इन 3 प्रमुख संस्थानों पर नजर डालते हैं। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1981-82 में भारतीय एक्जिम बैंक और उसी दौरान नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। एक साथ कृषि, ग्रामीण विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उनके काम का दायरा सच में बहुत बड़ा था। ये कोई साधारण इमारतें नहीं हैं। नाबार्ड और ग्रामीण बैंकों ने पहली बार भारत के दूर दराज के गांवों तक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पहुंचाया। इसी से तो आम किसानों को साहूकारों से आजादी मिली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब इस फॉर्मूले के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि श्री मुखर्जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान भी थे। उसी का नतीजा था 1991 का ये गाडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला। आसान भाषा में समझे तो इसने ये तय किया कि केंद्र का पैसा राज्यों के विकास के लिए बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बंटे। इस दूरदर्शी ढांचे ने भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को एक कमाल की वित्तीय स्थिरता दी। भाग 3, राष्ट्रीय सुधारों का नेतृत्व, 2004 से 2012 का युग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे उस दौर का आधार बना जो उनके करियर का सबसे बिजी और प्रभावशाली समय था। जब हम घरेलू नीतिगत सुधारों की बात करते हैं तो ये 8 साल उनके काम का एकदम पीक माने जाते हैं। 95 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2004 से 2012 के बीच उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए 95 से ज्यादा ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों के समूहों की अध्यक्षता की। यह आंकड़ा साफ बताता है कि पूरे सिस्टम को उन पर कितना गहरा भरोसा था और उनका कार्यभार कितना विशाल था। कोई भी पेचीदा राष्ट्रीय मुद्दा आता तो समाधान के लिए नजरें सीधे उन्हीं की तरफ जाती थी। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि कैसे उनके नेतृत्व ने नागरिक अधिकारों को देश के विशाल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के साथ जोड़ दिया। एक तरफ सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, खाद्य सुरक्षा और मनरेगा के तहत रोजगार जैसे क्रांतिकारी कदम उठाकर आम इंसान को ताकत दी, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ आधार की नींव यानी यूआईडीएआई, मेट्रो रेल और टेलीकॉम जैसे सेक्टर को तेज गति दी। अधिकारों और तकनीक के बीच का यह बैलेंस सच कहूं तो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। भाग 4, वैश्विक राजनयिक और विद्वान, विदेशों में भारत की आवाज। अब तक हमने घरेलू सुधार देखे, लेकिन उनका असर यहीं तक सीमित नहीं था। वे भारत के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिन्हें विदेश,
रक्षा, वाणिज्य और वित्त, इन सभी प्रमुख मंत्रालयों को सफलतापूर्वक संभालने का गौरव प्राप्त था। अगर हम उनका ग्लोबल फुटप्रिंट देखें तो उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी कई बार भारत का मजबूती से नेतृत्व किया। उनका यही लंबा कूटनीतिक अनुभव उन्हें वैश्विक मंच पर भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करने वाला एक बेहद अहम व्यक्ति बनाता था। वे सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि दुनिया के सामने भारत की एक बहुत ही ठोस आवाज थे। अब जरा इन दो सम्मानों पर गौर करते हैं। 1984 में न्यूयॉर्क की मशहूर जर्नल यूरोमनी ने उन्हें दुनिया के टॉप 5 वित्त मंत्रियों में शामिल किया था। और सोचने वाली बात है कि इसके लगभग 3 दशक बाद 2010 में इमर्जिंग मार्केट्स ने उन्हें एशिया का फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। ये दोनों बातें बिल्कुल साफ कर देती हैं कि ग्लोबल लेवल पर उनकी जो एक्सीलेंस थी वो कोई कुछ दिनों की बात नहीं थी, बल्कि दशकों तक लगातार उसी ऊंचाई पर कायम रही। भाग 5, एक स्थायी विरासत और आम सहमति बनाने वाले राजनेता। चलिए अब हम उनके उस समग्र प्रभाव को समेटने की कोशिश करते हैं जिसने उन्हें आधुनिक भारत का एक मजबूत स्तंभ बना दिया। उनकी इस अद्भुत बौद्धिक क्षमता और देश को एकजुट रखने की कला के लिए ही साल 2008 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। एक राजनेता के तौर पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आम सहमति, यानी कंसेंसस बनाने का उनका बेजोड़ हुनर। हमारे इस इतने बड़े और जीवंत बहुदलीय लोकतंत्र में जहां हर बात पर अलग अलग राय होती है, श्री मुखर्जी एक ऐसे सूत्रधार थे जो सबसे मुश्किल मुद्दों पर भी सभी पार्टियों को एक साथ ला सकते थे। और ये रातों रात नहीं होता, इसके पीछे उनकी गहरी समझ और सबका सम्मान था। यही खूबी उन्हें आधुनिक भारत का एक ऐसा निर्माता बनाती है जिनका हर राजनीतिक दल दिल से सम्मान करता था। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस गहरे राजनीतिक विभाजन वाले दौर में क्या हमारे आधुनिक लोकतंत्र अभी भी ऐसे सर्वसम्मति निर्माता पैदा कर सकते हैं जिनका इतना व्यापक और संरचनात्मक प्रभाव हो? प्रणब मुखर्जी का वो संस्थाएं बनाने का बेजोड़ करियर बेशक बहुत दुर्लभ था, लेकिन शायद आज के समय में हमें ऐसे ही नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत भी है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस जानकारी से भरे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।